नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोगों ने चर्चा की हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। उसमें हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष प्रयोग की गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, यानी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाई ऑनर फॉर होल ईयर। कोई भी मकान मालिक है, उसने मकान संपत्ति का पूरे वर्ष इस्तेमाल किया हुआ है, तो किस तरीके से उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निकाला जाएगा, एनुअल वैल्यू निकाला जाएगा, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे अच्छी तरीके से, आराम से। कोई भी प्रश्न आपके पास है तो आप उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय जब स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष प्रयोग की गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तो निम्न 4 परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। वे 4 परिस्थितियां कौन हैं, आगे हम देखते हैं। पहला है स्वयं रहने के केवल 2 मकान। दूसरा है स्वयं रहने के 2 से अधिक मकान। तीसरा है स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में आंशिक संपत्ति का प्रयोग। चौथा है संपूर्ण या आंशिक संपत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिए किराए पर उठाना। तो इन 4 बातों को देखा जाता है, 4 परिस्थितियों पर गौर किया जाता है जब कोई भी मकान मालिक अपनी संपत्ति को पूरे वर्ष इस्तेमाल करता है। तो इनको हम लोग 1 बाई 1 समझ लेते हैं। पहला देखते हैं, स्वयं रहने के लिए केवल 2 मकान। यदि करदाता के स्वामित्व में स्वयं के रहने के 2 मकान अथवा उनका कोई भाग जो पूर्ण रूप से स्वयं के निवास के लिए प्रयोग होते हैं, तो निम्न दोनों शर्तों की पूर्ति होने पर ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य 0 माना जाएगा। यहां पर आप लोग समझेंगे कि कोई भी करदाता है, उसके पास केवल 2 ही मकान है, तो उन 2 मकानों में वह 1 बाई 1 करके पूरे वर्ष रह रहा है, तो उन 2 मकानों का जो वार्षिक मूल्य है वह 0 माना जाता है। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है, उसके प्रोविजन कहते हैं। इसमें 2 बातें कही गई हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। ए, वो मकान या उनका कोई भाग गत वर्ष में किसी भी अवधि के लिए किराए पर न उठाया गया हो, यानी वह दोनों मकान जो हैं उनको किराए पर नहीं दिया गया हो किसी भी समय, 1 दिन के लिए भी। दूसरा यानी बी है कि गत वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, और यहाँ पर जो निर्धारिती है उसको किसी भी प्रकार का लाभ न मिला हो, ये बात भी देखी जाती है। अब दूसरे पर हम लोग गौर करते हैं। दूसरा है कि स्वयं के रहने के 2 से अधिक मकान। यदि 2 से अधिक मकान करदाता के स्वामित्व में हैं और इन मकानों का उपयोग उसके द्वारा अपने निवास के लिए किया जाता है, तो इनमें से किन्हीं 2 मकानों के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानकर की जाएगी जैसे करदाता उनमें स्वयं रहता है, अर्थात उनमें मकानों का वार्षिक मूल्य 0 होगा। ऐसे मकान करदाता द्वारा अपनी पसंद के आधार पर चुने जाएंगे। इन मकानों के अतिरिक्त शेष मकानों का वार्षिक मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा जैसे कि वे किराए पर उठे हुए हों। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, रमेश के पास 5 मकान हैं, अलग अलग जगहों में, एक ही शहर में या फिर अलग अलग शहरों में। तो यहाँ पर जो 2 मकान हैं, 2 मकानों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा समझेंगे कि उन मकानों को इस्तेमाल किया है किसने, रमेश ने, यानी जो मकान का मालिक है। तो 2 मकानों का वार्षिक मूल्य हो जाएगा 0, उस पर टैक्स की बात ही नहीं की जाएगी। भाई जहां पर एनुअल वैल्यू 0 हो गया तो वहां पर टैक्स लगेगा ही नहीं। और उसके अतिरिक्त जो 3 मकान बच रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल में कहा है 5 मकान,
तो जो 3 मकान बच रहे हैं उन 3 मकानों को ऐसे समझा जाएगा कि उन तीनों मकानों को जो रमेश है, जो मकान का स्वामी है, क्या किया उसने, किराए पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी है, जो किराए पर मकान दिया गया है, उस पर टैक्स तो लगता ही है। तो उन तीनों मकानों को किराए पर देने के दायरे में लाया जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हमें बताता है, समझाता है। तीसरा है स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में आंशिक संपत्ति का प्रयोग, यानी पूरे गत वर्ष में जो भी स्वामी है उसके द्वारा आंशिक संपत्ति का प्रयोग किया जा रहा है। संपत्ति का जो भाग स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में प्रयोग किया गया है उसका वार्षिक मूल्य मकान के उस भाग को एक अलग इकाई यानी सेपरेट यूनिट मानकर धारा 23(2)(a) के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। आप लोग समझेंगे, यानी जो भी आंशिक रूप में प्रयोग किया गया उसको हम लोग समझेंगे कि वह क्या है, एकदम अलग है, अलग सेपरेट यूनिट है। तो दिक्कत कोई भी नहीं आएगी, उस पर अच्छी तरीके से वार्षिक मूल्य का कैलकुलेशन हो पाएगा। ऐसे भाग का वार्षिक मूल्य 0 होता है। संपत्ति का शेष भाग स्वामी ने किराए पर उठाया हुआ है तो उसे एक अलग इकाई मानकर किराए पर उठे मकानों की तरह उसके वार्षिक मूल्य की गणना की जा सकती है या फिर किया जाता है। नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास एक बहुत बड़ा मकान है, उसने उस मकान के 2 कमरे किराए पर दिए हुए हैं। तो जो 2 कमरे हैं उन पर टैक्स लगेगा, उनका वार्षिक मूल्य किया जाएगा कैलकुलेट, और जो पूरे के पूरे कमरे हैं, जो पूरा घर है, उनको उसने किराए पर नहीं दिया हुआ है तो उनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उनका वार्षिक मूल्य 0 यानी एनुअल वैल्यू 0 रखा जाता है। कभी कभी यदि मकान का स्वामी मकान के एक भाग को अथवा मकान के निर्धारित प्रतिशत हिस्से को किराए पर उठाता है तब शेष भाग को या शेष प्रतिशत में स्वयं रहता है, अर्थात एक ऐसा मकान है जिसके कुछ भाग में पूरे गत वर्ष मकान का स्वामी रहता है तथा शेष भाग को उसने पूरे गत वर्ष किराए पर उठा दिया है। ऐसी स्थिति में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय यह माना जाएगा कि मकान का अमुक भाग यानी जो भाग अलग है, सेपरेट है, या निर्धारित प्रतिशत भाग मकान संपत्ति में एक स्वतंत्र इकाई है। अतः प्रत्येक स्वतंत्र इकाई को एक अलग मकान के रूप में मानकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाएगा। मकान संपत्ति के अलग अलग भागों को अलग अलग तरह से प्रयोग में लेना इस बात की ओर संकेत करता है कि मकान संपत्ति में एक से अधिक इकाइयां हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा सा मकान है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक भाग को दे दिया गया किराए पर और एक भाग में मकान मालिक स्वयं रहता है। तो जिसमें वह स्वयं रहेगा क्या होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसका एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा। और जिस हिस्से में उसने क्या किया हुआ है, किराएदारों को रखा हुआ है मकान मालिक ने, उस पर क्या होगा, एनुअल वैल्यू किया जाएगा कैलकुलेट अच्छी तरीके से, जो भी प्रोविजन है इनकम टैक्स की, और उस पर टैक्स लग जाता है। चौथा है संपूर्ण या आंशिक संपत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिए किराए पर उठाना। यानी जो संपूर्ण संपत्ति है या फिर आंशिक संपत्ति है, कुछ अवधि के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए अगर उसको किराए पर उठाया गया है तो क्या होगा। यदि किसी मकान को अथवा उसके किसी भाग को मकान मालिक ने गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए स्वयं के रहने के लिए रखा हो अथवा शेष अवधि के लिए उसने किराए पर उठाया हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य यह मानकर ज्ञात किया जाएगा मानो मकान का कोई भाग संपूर्ण अवधि यानी 12 महीने के लिए किराए पर दिया है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो भी मकान दिया गया है कुछ अवधि के लिए, उस मकान को या फिर उस मकान के संपूर्ण भाग को संपूर्ण अवधि के लिए यानी 12 महीने के लिए किराए पर दिया गया हुआ है, यह मान करके उसका वार्षिक मूल्य निकाला जाएगा जो मकान है। वार्षिक मूल्य की गणना की प्रक्रिया वही होगी जो धारा 23(1) में वर्णित है। यह बात महत्वहीन है कि मकान कितनी अवधि के लिए स्वामी ने स्वयं के प्रयोग में रखा है तथा कितनी अवधि के लिए किराए पर उठाया हुआ है।
इस स्थिति में संपत्ति का उचित प्रत्याशित किराया पूरे 12 महीने का लिया जाता है अथवा वास्तविक किराया उतनी अवधि का लिया जाता है जितनी अवधि के लिए मकान किराए पर उठाया हुआ है। नॉर्मल सी बात है कि यह नहीं देखा जाता है कि मकान संपत्ति में मकान मालिक कितने अवधि तक रहा। इस स्थिति में जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वह पूरे 12 महीने का लिया जाता है और जो भी एक्चुअल रेंट है वह जितने महीने तक किराएदार रहा है वह लिया जाता है। इस तरह से वार्षिक मूल्य निम्न 4 चरणों में ज्ञात किया जा सकता है। वे 4 चरण कौन कौन से हैं हम बताते हैं आपको। पहला है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। सबसे पहले किया जाएगा सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। मकान के नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया व वास्तविक किराया, तीनों में से जो सर्वाधिक रकम है वही मकान का सकल वार्षिक मूल्य है। इस बात को आप लोग हमेशा समझते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा है मकान को वास्तव में जितनी अवधि के लिए किराए पर उठाया गया है उतनी अवधि का किराया लिया जाता है। यदि मकान गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराए पर खाली रहा है तो इस अवधि का प्राप्त किराया कम कर लिया जाता है। यानी जितने समय तक खाली रहा है उसको कम कर लेंगे और सब हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। तीसरा है यदि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है तो वार्षिक मूल्य की गणना करते समय इसके पूर्व में वर्णित नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे जब करेंगे कैलकुलेशन तब। चौथा है स्वामी द्वारा गत वर्ष में वास्तविक रूप से भुगतान की गई नगरपालिका करों की धनराशि घटाया जाता है। शेष रकम मकान का वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है। तो इस तरीके से किसी भी मकान संपत्ति का किया जाता है कैलकुलेशन जिस मकान संपत्ति में कोई भी मकान का स्वामी पूरे गत वर्ष रहा है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों का हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।